हे हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एस जेड डेटा टेक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डेटा। तो डेटा की जो भी बेसिक कंसेप्ट्स रहेंगे, जो भी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हम आज देखने वाले हैं डेटा से रिलेटेड, जो भी कंसेप्ट से उनके बारे में। तो पहले बात तो ये आती है सबके लिए कि डेटा मतलब क्या है, एग्जैक्टली व्हाट, किसको हम डेटा बोल सकते हैं। तो उसके लिए लेट वी गूगल इट कि क्या हो सकता है डेटा। तो मैंने जस्ट सर्च किया व्हाट इज़ डेटा, एंड मुझे यहाँ विकीपीडिया पे कुछ इंफॉर्मेशन आ गई कि इन कॉमन यूसेज डेटा आर कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वैल्यूज दैट कन्वे इंफॉर्मेशन डिस्क्राइबिंग द क्वांटिटी, क्वालिटी, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक यूनिट्स, मेजरमेंट, blah blah blah. So basically what we call data. So data is a kind of information, जो information हमें कुछ क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दे। उसके बेसिस पे कुछ स्टैटिस्टिकल डिसीजंस हम ले सकें। तो वो सारी चीज़ें जो है उनको हम डेटा बोल सकते हैं। अब वो सारी चीज़ें मतलब क्या, कि जो भी डॉक्यूमेंट है अपने पास, जो भी एक्सेल शीट्स है, जो भी इमेजेस है, जो भी एक्सएमएल फाइल्स है, जो भी जेसॉन फाइल्स है और उसका कंटेंट है, तो वो सारी चीज़ों को हम डेटा बोल सकते हैं। ओके, तो उसी डेटा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि डेटा से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है, या आप प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं, तो वो जो भी फंडामेंटल रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हम बेसिकली देखेंगे क्या है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो डेटा टाइप। तो जब हम डेटा डिफाइन करते हैं, ओके, तो लेट्स टेक एग्जांपल कि मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया। एज वी सेड के डेटा मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, ओके, जिसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन फीड की है, दैट इज़ योर डेटा। अब मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट फीड किया है, तो उसके अंदर मैंने, लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन डाली है। अब एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन, और लेट्स टेक एग्जांपल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मैंने एक एक रो में एक एक स्टूडेंट की मेंशन की है। अभी ये जो इंफॉर्मेशन है, इसमें से अगर किसी ने मुझे पूछा कि चलो भाई, मुझे ये जो पर्टिकुलरली रोल नंबर 50 से लेके 100 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करूँगा एंड उसमें देखूँगा कि वो 50 से आगे की जो भी नंबर्स है, रोल नंबर्स है, वो सारे रोल नंबर्स की इंफॉर्मेशन में निकाल के दे दूँगा। अब ये इसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा एज्यूम करो कि ये जो डेटा है, इससे सॉर्टेड फॉर्मेट में नहीं है, ऑर्डर फॉर्मेट में नहीं है। लाइक फर्स्ट नंबर का आपका रोल नंबर है, उसके बाद सेकंड नंबर, उसके बाद थर्ड नंबर। ये ऐसा है कि जैसी इंफॉर्मेशन मिली वैसे वैसे डेटा फीड किया है। तो मे बी एक नंबर पे 99 का है, दो नंबर पे 34 नंबर का है। तो इस तरह से सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन लिखी है। तो ये मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा कि रोल नंबर 50 से लेकर 100 तक के स्टूडेंट निकालना, मुझे हर एक लाइन पे चेक करना होगा कि किसका रोल नंबर 50 से ऊपर है, एंड मुझे आइडेंटिफाई करके वो देना पड़ेगा। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो व्हाट आई विल डू, वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में रखने के बदले एक्सेल शीट में रख दूंगा, और एक्सेल शीट में रख दूंगा, और वहाँ से मैं उसको सॉर्टिंग कर सकता हूँ, सॉर्टिंग करके मैं निकाल सकता हूँ। अभी ये सॉर्टिंग जो है, सॉर्टिंग के लिए कुछ कंडीशंस रहती है। जैसे अगर मैं सॉर्टिंग करूँगा तो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर जैसे A B C D, इस तरह का सॉर्टिंग होगा।
अगर नंबर्स है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से सॉर्टिंग होगा। लेकिन हमें जो पर्टिकुलर सॉर्टिंग के लिए मेंशन करना पड़ता है कि पर्टिकुलर जो कॉलम रहेगा वो उस कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा है, जैसे नंबर वाला है या कोई स्ट्रिंग वाला है या कोई डेट वाला है। तो ये अगर इंफॉर्मेशन मैंने प्रॉपरली फीड कर दी कि उसमें किस तरह का डेटा रहेगा, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा क्या, डेटा को आइडेंटिफाई करना, फिल्टर करना और सिलेक्ट करना। तो इसीलिए हम वो जो डेटा है उसको डिफरेंट डेटा टाइप्स देते हैं, जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, देन डेट टाइम डेटा टाइप है, डेट रहता है, डेट टाइम भी रहता है एंड शिप टाइम भी रहता है। तो ये डेटा टाइप्स अगर हम देते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, अगर किसी ने मुझे बोला कि चलो ना जिसकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर 2002 से आगे ऊपर का है उनकी डेट, वो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन निकालो, तो वो मैं इजीली फ़िल्टर लगा सकता हूँ एंड निकाल के इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। अब ये तीनों चीज़ें जो है ये तो आपको क्लियर हो गई कि चलो ये तीनों डेटा टाइप है एंड इससे हम इजीली फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। अब पूछोगे ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। सो बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हम जो डेटा रखते हैं वो कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट में है, कुछ एक्सेल में है, कुछ एक्सएमएल फॉर्मेट में है, कुछ इमेजेस, इमेजेस को भी हम, इमेजेस या वीडियोस, इनको भी हम डेटा ही ट्रीट करते हैं क्योंकि उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सो जो भी डॉक्यूमेंट्स रो कॉलम फॉर्मेट में रहते, जैसे एक्सेल हुआ, सीएसवी फाइल हुई, या फिर डेटाबेस में कहोगे तो आरडीबीएमएस डेटाबेस जो है वो सारे जो है वो स्ट्रक्चर्ड वाले हैं, स्ट्रक्चर वाला डेटा है। उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर मतलब जिसके अंदर मुझे ऐसे रो और कॉलम इस तरह से डेटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे की वैल्यू काइंड ऑफ पेयर रहेगा, जैसे एक्सएमएल और जेसन वाले फाइल्स रहते हैं, इसके अंदर मुझे की एंड वैल्यू देना पड़ता है। जैसे एक्सएमएल अगर बोलोगे तो एक्सएमएल के अंदर टैग नेम देना पड़ता है एंड टैग वैल्यू देनी पड़ती है, या फिर जेसॉन बोलोगे तो जेसॉन में की वैल्यू पेयर रहता है। तो इस तरह की जो फाइल्स रहती है उसके अंदर की जो डेटा है, दैट डेटा वी कॉल इट एज अ सेमी स्ट्रक्चर डेटा। देन तीसरा टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर नहीं है या सेमी स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। मतलब क्या, ये जो पीपीटी है ये भी अनस्ट्रक्चर्ड में ट्रीट होगी, वर्ड डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, वीडियो है, इमेजेस है, ये सारे अनस्ट्रक्चर्ड में ट्रीट होंगे। ओके, तो ये हुआ आपका डेटा टाइप। अब जाते हैं, ये जो फाइल्स है ये फाइल्स हम स्टोर करते हैं, मतलब जो डेटा है हमें कहीं पर तो स्टोर करना पड़ता है। ओके, अब यूजुअली हम लोग क्या है, एक्सेल फाइल उठाते हैं, वर्ड फाइल उठाते हैं, उसको उठा के डेटा के अंदर इसके अंदर क्या कहते हैं उसको, एक फाइल के अंदर अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में स्टोर कर देते हैं। लेकिन एज्यूम करो कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो प्रॉब्लम यह है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने अगर एक्सेल में फीड कर दी तो मेरी एक्सेल बहुत स्लो हो जाएगी, वो और कुछ दिनों के बाद वो ओपन भी नहीं होगी, इतनी स्लो हो जाएगी। तो उस केस में जो अपने इंजीनियर्स हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला है ये डेटाबेस वाला। तो डेटाबेस में अपने पास डेटा जो रहता है वो कुछ रो कॉलमनर फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करते हैं। तो जो डेटाबेस में हम लोग रो कॉलमनर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं उसको हम लोग यूजुअली आरडीबीएमएस डेटाबेस बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। और जिसमें वो रो कॉलमनर में नहीं रहता लेकिन कुछ कलेक्शंस में या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रहता है, तो उसको हम नो एसक्यूएल डेटाबेस बोलते हैं, कि जिसके अंदर कोई एसक्यूएल नहीं चलता, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल मतलब
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वे एसक्यूएल, ये जो एसक्यूएल है ये क्या करता है, जो भी रो और कॉलमनर फॉर्मेट में डेटा होता है उसको रीड राइट अपडेट डिलीट ये सारे ऑपरेशंस, डीएमएल डीडीएल सारे ऑपरेशंस हम ये एसक्यूएल के थ्रू उस पर्टिकुलर आरडीबीएमएस डेटाबेस में या फिर आरडीबीएमएस डेटाबेस में हम लोग स्टोर करते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट वगैरह सब, इंसर्ट सब होगा, सब ऑपरेशन हम एसक्यूएल थ्रू करते हैं फॉर आरडीबीएमएस। नो एसक्यूएल के लिए हम नो एसक्यूएल रिलेटेड फीचर्स यूज़ करते हैं टू स्टोर द डेटा। ओके, अब ये जो हुआ ये हुआ डेटाबेस। तो एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स रहेंगे, उन टेबल्स के अंदर मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स रहेंगे, उसके अंदर अपना डेटा रहेगा। ओके, तो ऐसे अज्यूम कर लो कि ये मेरा टेबल है, इसके अंदर ये डेटा है मेरा, डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3, इस तरह से सब डेटा है। ये हुआ टेबल। ओके, अब ये टेबल जो है वो टेबल आता है डेटाबेस के अंदर। ओके, और डेटाबेस जो रहता है वो रहता है अपने स्कीमा के अंदर। ओके, एंड स्कीमा जो रहता है वो रहता है अपने वेयर हाउस के अंदर। ओके, तो बेसिकली एक टेबल, मेरा जो डेटा है वो रहेगा टेबल के अंदर। अभी अपने पास एक टेबल नहीं है, एक स्टूडेंट का टेबल है, एक टीचर का टेबल है, एक डिपार्टमेंट का टेबल है, ऐसे बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो वो सारे एक डेटाबेस के अंदर रहेंगे। अभी अपने पास एक एप्लीकेशन नहीं है, मल्टीपल एप्लीकेशन है, तो अपने पास डेटाबेस भी मल्टीपल रहेंगे। तो मल्टीपल जो डेटाबेस है वो सारे डेटाबेस रहेंगे एक स्कीमा के अंदर। अभी एक स्कीमा के अंदर मल्टीपल डेटाबेस है, लेकिन अपने पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डेटा रहेगा। यूजुअली डिपार्टमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे, डिपार्टमेंट के मल्टीपल डेटाबेस रहेंगे। तो वो डेटाबेस मल्टीपल स्कीमा के अंदर तो हर एक डिपार्टमेंट का एक स्कीमा है, तो ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट के मल्टीपल स्कीमा हो सकते हैं। अब ये जो मल्टीपल स्कीमा है ये स्कीमा कहाँ पे रहेंगे, एक वेयर हाउस के अंदर रहेंगे। अभी एक वेयर हाउस के अंदर ये सारा कुछ पड़ा है। ये अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाए, अगर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है और उनको हमने वेयर हाउस दिया हुआ है, मतलब उनको डेटा स्टोर करने के लिए, तो अपने पास मल्टीपल वेयर हाउस रह सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से ये हायरार्की है। तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा, जिसमें हमें डेटाबेस भी समझ में आ गया होगा, डेटा वेयर हाउस भी समझ में आ गया होगा। अभी आप बोलोगे कि फिर ये डेटा लेक क्या है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी रो फॉर्मेट में रो कॉलमनर फॉर्मेट में जो डेटा था वो सारा यहाँ पे स्टोर किया। लेकिन जब हम बात करते हैं कि रॉ डेटा है और बहुत सारा डेटा है, इन टीबी पीबी वाला जो डेटा है सारा रॉ डेटा, जिसको मुझे आगे जाके प्रोसेस करना है, तो वो सारा डेटा, सारी फाइल्स, सारे पीडीएफ वीडियोस वगैरह, या फिर इवन आरडीबीएमएस वाले जो डेटा है उसको उठा के मैं कोई फाइल बनाऊंगा एक्सपोर्ट करके। तो वो सारी सारी फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें मैं जहाँ पे स्टोर करूँगा, दैट इज़ योर डेटा लेक। यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट है डेटा से रिलेटेड, डेटा लेक है, डेटा मेश है, डेटा मार्ट है, डेटा लेक हाउस है। एनीवे हम जब आगे जाएंगे तो उस टाइम पे ये वो सारे कंसेप्ट देखेंगे इन डिटेल। ओके, तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। तो डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस मतलब क्या। अभी अपने पास डेटा तो आ गया, हमने डेटा स्टोर कैसे कहाँ करेंगे वो भी समझ लिया।
अब डेटा प्रोसेस करने की बात आ गई। डेटा प्रोसेस करने की बात आ गई मतलब क्या, कि मुझे किसी ने बोला कि भाई मैं स्टूडेंट वाले इंफो टेबल है वहाँ से इस पर्टिकुलर डेटा का इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन लेके आओ, कि जिसका आईडी 50 से ग्रेटर है वो सारे स्टूडेंट्स लेके आओ, या फिर जिसकी डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है जो 2002 से ऊपर का है उनका इंफॉर्मेशन लेके आओ। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि वो डेटाबेस में जाके वो इंफॉर्मेशन लेके आनी पड़ेगी। तो वो डेटाबेस में से वो इंफॉर्मेशन अगर लेके आनी है तो हम कुछ तो एसक्यूएल क्वेरी चलाएंगे एंड वो इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। तो वो जो है दैट इज़ कॉल्ड एज डेटा प्रोसेसिंग। अब ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे ये ईटीएल मतलब क्या, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा है एक ही डेटाबेस के अंदर नहीं रहेगा। अब कि मेरे पास डिपार्टमेंट है बहुत सारे, कुछ लोगों ने के पास नॉर्मल जो आरडीबीएमएस वाला डेटा था वो उन्होंने डेटाबेस में रखा है। अभी डेटाबेस भी एक तरह का नहीं है, बहुत सारे अपने पास डेटाबेस है आरडीबीएमएस में। लाइक माई एसक्यूएल डेटाबेस है, ओरेकल डेटाबेस है, देन पोस्ट एसक्यूएल डेटाबेस है। हर एक ने अलग अलग तरह के डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करके रखा है। कुछ डेटा तो एक्सेल शीट में भी पड़ा है, कुछ डेटा उनके वर्ड डॉक्यूमेंट में भी पड़ा है। तो वो सारा अगर मुझे डेटा प्रोसेस करना है तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो उनका जो भी सोर्स है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा एंड उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे अगर उस पर कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। अभी लेट्स से कि मैंने कुछ डेटा ले लिया, लेकिन वो जो डेटा है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी है कि थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स है, अननेसेसरी के एम्प्टी कॉलम्स पड़े हैं। तो मैं क्या करूँगा, अननेसेसरी के जो एम्प्टी कॉलम्स है या फिर अननेसेसरी के रोज़ है, जो भी मुझे ज़रूरी नहीं है वो सारे मैं हटा दूँगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज योर ट्रांसफॉर्म स्टेज। और उसको ही हम लोग यूजुअली क्लींसिंग भी बोलते हैं उस डेटा को। अब वो जो डेटा है मैंने क्लींस भी कर लिया अच्छे से बना लिया, उसका एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया अच्छे से, एंड अब मुझे वो कहीं पर तो स्टोर करना पड़ेगा। इधर मेरे पास जो भी डेटाबेस है उसके अंदर मैं स्टोर करूँगा, या फिर डेटा मेरे पास जो कुछ डेटा वेयर हाउस होगा उसके अंदर मैं स्टोर करूँगा, कोई डेटा वेयर हाउस डेटाबेस या स्कीमा या फिर कोई डेटा लेक, वेयर एवर। तो वो कहाँ पे स्टोर करना है उसके अकॉर्डिंगली मैं उस डेटा को फॉर्मेट में चेंज कर दूँगा, रिक्वायर्ड फॉर्मेट में। अगर मैं कुछ डेटाबेस में स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं वो उसको प्रॉपर रो कॉलम फॉर्मेट में रखूँगा एंड फिर उसको उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर लोड कर दूंगा। या फिर अगर मुझे वो कुछ पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट में रखना है, जैसे डेटा मैंने लिया था उस टाइम पे तो वो एक्सेल में या फिर लेट्स से आरडीबीएमएस में था, लेकिन मुझे जब स्टोर करना है तो मुझे बोला है कि यार मुझे वो सीएसवी फॉर्मेट में स्टोर करके दो। या फिर बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स रहते हैं, हम लोग आगे जाके देखेंगे, जैसे पार्के फॉर्मेट है, एवरो फॉर्मेट है, ओ आर सी फॉर्मेट है। हर एक फॉर्मेट का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमें वो फॉर्मेट डिसाइड करना पड़ता है एंड हमें उस फॉर्मेट में हम के अंदर उस पर्टिकुलर फाइल को स्टोर कर सकते हैं। तो उस तरह से हमने वो स्टोर कर दिया, तो आगे जाके फिर उस पर्टिकुलर डेटा को हम रेफ़र करके जो भी एनालिसिस करना है वो एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ अपना ईटीएल। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेटा इंटीग्रेशन। तो डेटा इंटीग्रेशन मतलब क्या, कि हमारे पास मल्टीपल टाइप का डेटा आ गया, मल्टीपल सोर्सेस से आ गया, तो उसको इंटीग्रेट करके मुझे अगर कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो वो इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा का इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे मेरे पास एक टेबल है डेटा एम्प्लॉय का, दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट का, तो मुझे अगर ऐसा एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉयज़ है उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा,
उन उन वो जो पर्टिकुलर दो टेबल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करूँगा और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में उनको इंटीग्रेट कर दूँगा। इंटीग्रेट करके जो भी नया डेटा मिलेगा उसको मैं लोड कर दूँगा एंड यूज़ करूँगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ योर काइंड ऑफ जॉइन ऑपरेशन करके मैं उसको एक यूनिफाइड फॉर्मेट में ले लूँगा और डिस्प्ले कर दूँगा रिक्वायर्ड टेनेंट को या फिर यूज़र को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डेटा माइनिंग। माइनिंग मतलब आपको पता होगा कि माइनिंग मतलब कहीं पर तो मैं जाऊँगा, कुछ पर्टिकुलर चीज़ ढूंढना है वहाँ पे जाके, दैट इज़ योर माइनिंग। जैसे कोयले की माइनिंग, कोयले की माइनिंग में क्या है कि पर्टिकुलरली सिर्फ कोयला ही ढूंढा जाता है। अगर मैं हीरे की माइनिंग में जाऊंगा तो हीरो को ढूंढूंगा। जो भी डायमंड्स फाइंड आउट होते हैं वो वही कलेक्ट करूंगा। अगर गोल्ड की माइनिंग में जाऊंगा तो मैं गोल्ड के जो भी पार्टिकल्स मिलेंगे वो सिर्फ उनको ही कंसीडर करूंगा। वैसे डेटा की भी माइनिंग होती है। अभी डेटा की माइनिंग मतलब क्या है, सब कुछ तो डेटा है लेकिन उसमें से भी जो कुछ मीनिंगफुल डेटा हमें निकालना है वो मीनिंगफुल डेटा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम पैटर्न के। जैसे जैसे हम लोग अगर मैंने किसी ने बोला कि गोल्ड की माइनिंग करनी है तो हम क्या करेंगे कि पीले तरह के जो भी पत्थर या पार्टिकल्स रहेंगे उनको कलेक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर मुझे डेटा की माइनिंग करनी है तो मैं कुछ तो पैटर्न डिफाइन करूँगा कि कौन सा डेटा मेरे लिए ये रिक्वायर्ड है। तो उस पैटर्न के बेसिस पे मैं वो डेटा को आइडेंटिफाई करूँगा और उसको लेके एंड यूज़र को दे दूँगा। तो दैट इज़ योर डेटा माइनिंग। एंड देन लास्ट पॉइंट है इसमें डेटा मशीन लर्निंग एंड एआई। तो इसमें ये भी एक टेक्निक है। इसमें क्या है कि जो भी करंट डेटा है उसको उसको उठा के हम लोग ट्रेन मॉडल्स बनाते हैं और उससे फिर आगे जाके हम प्रॉपर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि और रिक्वायर्ड डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे अगर लेट्स टेक एग्जांपल कि मेरे पास बिजनेस है, कोई एक बिजनेस है, तो मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि करंट जो भी मेरे पास इस ईयर का डेटा है उसके बेसिस पे मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि कौन से कस्टमर के लिए क्या नीड है और उसके अकॉर्डिंगली मैं उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कुछ डिसीजंस ले लूँगा कि क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसको उस पर्टिकुलर यूज़र को रिकमेंड करना, कस्टमर को रिकमेंड करना चाहिए या फिर उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कुछ बोनस पॉइंट्स या फिर क्या कहते हैं उसको, कुछ बेनिफिट्स अगर दिए तो वो कैसे और कुछ चीज़ें खरीदी कर सकता है। वो सारे डिसीजंस या फिर प्रेडिक्शंस हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ दिस मशीन लर्निंग एंड एआई के टेक्निक से करते हैं। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली हमें लगता है डेटा और हिस्टोरिकल डेटा। तो हिस्टोरिकल डेटा को लेके मैं उसके ऊपर ऑपरेशंस करूँगा एंड देन जो भी मेरे पास मॉडल बनेगा उस मॉडल के बेसिस पे हम फ्यूचर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और जो भी एनालिसिस वाले डिसीजंस रहेंगे वो हम ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेटा क्वालिटी। बट डेटा क्वालिटी मतलब जैसे मैंने बोला कि पैटर्न, हमारे पास डेटा मतलब सारी चीज़ें डेटा ही है, बहुत सारी चीज़ें है डेटा के अंदर। अब उसमें से लेट्स टेक एग्जांपल, एक एक्सेल शीट के अंदर आपको 1000+ कॉलम्स दे दिए। अब उसमें से रिक्वायर्ड क्या है, कौन से अनवांटेड कॉलम्स है, वो डिसाइड होता है। जैसे सेल्स वाले पर्सन के लिए लेट्स टेक एग्जांपल, एक एक्सेल फाइल के अंदर 1000 कॉलम्स बने हैं लेकिन सारे कॉलम्स सेल्स वाले पर्सन के लिए रिक्वायर्ड नहीं, कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही उसके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे। वेयर एज अगर वही एक्सेल शीट में एचआर के पास दे दूंगा तो उसके लिए कुछ अलग ही कॉलम्स इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें हम उस पर्टिकुलर डेटा को रेफ़र करके क्या उसमें से एक्यूरेसी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपना जो पर्टिकुलर सेल्स पर्सन है उसको क्या डेटा देना है वो निकाल सकते हैं।
दैट इज़ योर एक्यूरेसी। उसके बाद आई मीन डेफिनेटली एक्यूरेसी में ये पॉइंट्स भी आएंगे कि वो जो जो डेटा आ रहा है वो पर्टिकुलरली सेल्स के लिए जो डेटा है वो करेक्ट है या नहीं है, या फिर उसमें कुछ कॉलम्स इधर उधर हो गए हैं, कॉलम्स का कंटेंट इधर उधर हो गया है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस एक्यूरेसी के अंदर चेक कर रहे थे। नेक्स्ट है अपना कंप्लीटनेस। अभी कंप्लीटनेस मतलब क्या है कि मुझे सोर्स ने दिया था कुछ डेटा, लेट्स टेक एग्जांपल 100 MB का फाइल दिया था, 100 MB, और जब मेरे पास आ गया तो वो 80 MB का ही हुआ है, कुछ डेटा लॉस हो गया उसमें या फिर फाइल करप्ट हो गया। तो उस केस में हमें चेक करना पड़ता है कि पूरा फाइल हमारे पास आया है या नहीं है, सारे रोज़ आए हैं या आधे अधूरे रोज़ ही आए हैं। तो दैट इज़ योर कंप्लीटनेस। अभी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब क्या है कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, या कुछ गड़बड़ है उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर, कहीं पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है क्या, वो सारी चीज़ें इस कंसिस्टेंसी में आती है। वैलिडिटी मतलब कुछ रूल्स हम लोग डिफाइन करते हैं, उस रूल्स के बेसिस पे या फिर कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पे हम इंश्योर करते हैं कि ये पर्टिकुलर डेटा वैलिड है या नहीं है। देन टाइमलीनेस, टाइमलीनेस में हम लोग वो पर्टिकुलर डेटा जो आ रहा है वो उसका रिलेवेंस एंड करेंसी ऑफ डेटा जो है वो टाइमलीनेस है या नहीं है, मतलब रिलेवेंस एंड करेंसी ऑफ डेटा फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़, जो भी उसका पर्पस है उसके पर्पस के पर्सपेक्टिव से हमें वो मिल रहा है या नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, गवर्नेंस, गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी। सो बेसिकली यहाँ पे हम डिटेल्स में देखेंगे कि ये जो डेटा आ रहा है हमारे पास वो सोर्स से टारगेट तक हम लोग उस डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ETL में कि एक्सट्रैक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, लोड करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर कंप्लीट पाइपलाइन है, उस पर्टिकुलर पाइपलाइन में हम डेटा की प्राइवेसी, सिक्योरिटी, इथिक्स कैसे फॉलो करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी डेटा गवर्नेंस के अंदर और सिक्योरिटी के अंदर आती है। अब प्राइवेसी मतलब क्या कि कोई भी उठा के अपना डेटा देख नहीं सकता। ओके, जिसको एक्सपेक्टेड राइट्स है वही बंदा आके जाके अपना डेटा देख सकता है, और उसमें भी उसको जितना एक्सेस है उतना ही डेटा वो देख सकता है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब अपना जो डेटा है इवन दो कोई देख नहीं सकता, लेकिन इजीली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए किसी को भी, भले उसको यूजुअली इसमें एक मास्किंग का कॉन्सेप्ट रहता है कि डेटा मास्किंग भी है, लेकिन वो मास्क हुआ डेटा भी किसी को इजीली एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम प्रॉपर सिक्योरिटी रखते हैं कि डेटा को प्रॉपर इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखना है, सो दैट कोई भी उसको इजीली एक्सेस नहीं कर पाएगा एज लॉन्ग एज ही डोंट हैव डिक्रिप्शन की। उसके बाद डेटा इथिक्स। डेटा इथिक्स मतलब क्या है कि चलो मेरे पास एक प्रोडक्शन पे डेटा पड़ा है, अब मुझे एज अ डेवलपर मुझे कुछ उस पर्टिकुलर डेटा में से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, या फिर उस डेटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे नहीं कि मैं उठा के गया और प्रोडक्शन पे लॉग इन करके चेक कर लिया, उसके लिए कुछ इथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो वो रूल्स और वी कैन से प्रिंसिपल या गाइडलाइन जो है, वो गाइडलाइंस दैट वी कॉल एज अ डेटा इथिक्स। देन कंप्लायंस।
कंप्लायंस मतलब क्या कि जैसे हम लोग कोड करते हैं, अगर एक बंदे ने कोड किया तो दूसरा बंदा कोड रिव्यू करता है, उसको हम लोग यूजुअली कॉल कहते हैं कि पीयर रिव्यू, या फिर उसका सीनियर जो है वो कोड रिव्यू करता है। ये कोड रिव्यू किस लिए रहता है? टू इंश्योर के हमने जो भी कोड किया है इट इज़ प्रॉपरली क्रिएटेड एंड उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। उसी तरह से हमने जो भी हमारा जो डेटा का गवर्नेंस किया है, सिक्योरिटी किया है, तो उसमें कोई भी लूप होल नहीं है, ये चेक करने के लिए होता है ये कंप्लायंस। तो कंप्लायंस मतलब क्या है कि ऑडिट वाली टीम रहेगी, वो कंप्लायंस करेंगी, चेक करेंगे सब कुछ प्रॉपरली है या नहीं है, एज़ पर द रेगुलेशन, सब कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपना बिग डेटा। अब बिग डेटा मतलब क्या हुआ? डेटा मतलब तो आपको समझ में आ गया, तो व्हाट इज़ बिग डेटा? तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, वैरायटी ज़्यादा है, उसके बहुत सारे वीज़ है। बेसिकली अराउंड 5 to 6 वीज़ है, यहाँ पे 3 मेंशन किए हैं। तो बेसिकली आप एटलीस्ट हाई लेवल इतना समझ लो कि ऐसा डेटा कि जो बहुत ज़्यादा है, मे बी इन टीबी पीबी साइज़ में, और वो फ्रिक्वेंटली आता है। मतलब जैसे आप लॉग फाइल अगर देखोगे आप, कंटिन्यूसली बनती रहती है, या फिर फाइल की साइज़ कंटिन्यूसली हर डे को आती रहती है। और तीसरा पार्ट है वैरायटी। तो काइंड ऑफ जो हमने ऑलरेडी बोला कि कुछ डेटा एक्सेल में है, कुछ RDBMS में है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, तो वाई काइंड ऑफ डिफरेंट वैराइटीज है। तो वो सारे जो डेटा है जो बिग साइज में है, उसको हम बोले कि बिग डेटा। अब बिग डेटा है तो उसी लिए आता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट। अब बिग डेटा मतलब क्या हुआ? तो बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा स्टोर करना है। अब आपके पास आपके पास जो लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क है वो होगी कुछ टीबीज़ के अंदर, लेकिन अगर आपके पास जो डेटा आ रहा है वो टीबी में है या फिर पीबी में है, और वो बहुत सारी वो एक बार डेटा आ गया और स्टोर कर दिया, इतना नहीं है। हर टाइम पे हर 1 घंटे के अंदर हर 1 घंटे आपको पीबी में डेटा आने वाला है या फिर टीबी में डेटा आने वाला है। तो इतना सारा डेटा आप स्टोर कर एक लैपटॉप पे तो स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप या एक एक कंप्यूटर पे तो आप स्टोर नहीं कर सकते। तो आपने मल्टीपल कंप्यूटर पे स्टोर कर दिया। अब मल्टीपल कंप्यूटर पे स्टोर कर दिया, लेकिन आपको ये तो मेंटेन करना होगा ना कहीं पे कि कौन से कंप्यूटर पे कौन सा डेटा स्टोर किया है, सो दैट अगर किसी को चाहिए तो वो मिलना चाहिए। तो अब कौन से कंप्यूटर पे कौन सा डेटा स्टोर किया है, अगर ये भी आप मैन्युअली करते जाओगे तो कंप्यूटर यूज़ करने का कोई सेंस ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग क्या करते हैं, डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर कर दिया, लेकिन उसका जो भी मेटा डेटा है वो भी एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेंगे। तो ऐसे समझो कि मेरे पास ये एक मास्टर कंप्यूटर है, एंड यहाँ पे ये सारे नोड कंप्यूटर है। ये नोड वाला एक कंप्यूटर है, ये नोड वाला दूसरा कंप्यूटर है, ये नोड वाला तीसरा कंप्यूटर है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी डेटा आएगा कुछ इसमें रखूँगा, कुछ इसमें रखूँगा, कुछ इसमें रखूँगा, सो दैट, और मास्टर में इनका इंफॉर्मेशन रखूँगा कि कहाँ पे कौन सा डेटा स्टोर किया है, कौन सी फाइल कौन से नोड पे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं मास्टर में स्टोर करूँगा। ओके। तो अगर मुझे कुछ कंप्यूटिंग करना है, जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल कि मुझे एम्प्लॉय का डेटा निकालना है। ओके। अब एज्यूम करो कि वो जो एम्प्लॉय का डेटा है वो कुछ कुछ फाइल्स यहाँ पे है, कुछ फाइल्स यहाँ पे है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से वो फाइल्स उठानी है, यहाँ से भी वो फाइल उठानी है, एंड उनको कंबाइन करके मैं ऐसा जिम करके रैम के अंदर मैं कंबाइन करूँगा। बहुत बड़ी रैम रखी है मेरे पास, उस रैम के अंदर मैं उसको कंबाइन करूँगा और उसको प्रोसेस करके यूज़र को दे दूँगा। ठीक है।
अब बहुत बड़ी रैम है तो ये पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ इतना ही ऑपरेशन नहीं है काम करना है उस रैम के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करूँगा। मतलब यहाँ का जो डेटा है वो यहाँ पे प्रोसेस होगा, यहाँ का जो डेटा है वो यहाँ पे प्रोसेस होगा, और उसका जो भी कंबाइंड रिजल्ट होगा वो डायरेक्टली मैं क्लाइंट को दे दूँगा। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज योर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। मतलब मल्टीपल जो जो भी ये नोड्स है, या फिर कोई कुछ लोग बोलते हैं वर्कर नोड्स, तो उनके ऊपर ये डेटा का प्रोसेसिंग होगा, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी थी वो होगी, एंड फिर उसका जो भी कंबाइंड रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट मैं क्लाइंट को डायरेक्टली दे दूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना हडूप और स्पार्क। अब हडूप और स्पार्क क्या है? ओके, तो हडूप मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं इस तरह से, यही कंसेप्ट आता है हडूप। हडूप के अंदर कि हडूप के अंदर एक मास्टर नोड रहता है और कुछ वर्कर नोड रहते हैं, वहाँ पे डेटा स्टोर करने का काम ये हडूप करता है एक HDFS फॉर्मेट के अंदर। HDFS फाइल फॉर्मेट है ये हडूप का, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो हडूप की जो भी फाइल्स रहेगी वो मुझे एक्सेस करनी है, तो मैं इसके ये हडूप का जो भी क्लस्टर रहेगा वहाँ से उस पर्टिकुलर फाइल को स्टोर कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, अभी ये जो हडूप है उसमें ये फाइल स्टोर करी है यहाँ पे, और हमने थोड़ी देर पहले डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग देखा कि मुझे वो फाइल को ट्रांसफॉर्म प्रोसेस करना है, जैसे उसको रीड करना है, यहाँ से रीड करना है, यहाँ से कुछ फाइल से उस एम्प्लॉयज़ की फाइल कुछ यहाँ पे पड़ी है, कुछ यहाँ पे पड़ी है, तो वो सारी फाइल्स मुझे रीड करनी है, एंड वहाँ से कुछ एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाल के मुझे क्लाइंट को देनी है। तो उसी को हम लोग बोल रहे थे क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन ये क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रोविज़न देता कौन है? तो दैट इज़ योर स्पार्क। तो स्पार्क एक टेक्नोलॉजी है जो इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है वो प्रोवाइड करती है। हम जब हडूप और स्पार्क को डीप में देखेंगे तो वहाँ पे हम इसके कंप्लीट थ्रू आउट कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, कैसे पूरा प्रोसेसिंग होता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके एग्जाम्पल, थेरोटिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। हमने सोर्स से डेटा लिया, उसको ट्रांसफॉर्म किया मतलब क्या कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकाली, उसको कहीं पर तो लोड कर दिया कोई एक डेटाबेस के अंदर। अब उस डेटाबेस में से एक क्लाइंट ने वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा ले लिया। अब वो क्लाइंट ने ले लिया तो क्लाइंट क्या करने वाला है? रो कॉलम फॉर्मेट में देख के कब तक खेलेगा? वो एसक्यूएल क्वेरी चलाएगा। ओके, एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसको, जो भी रोज वगैरह चाहिए वो सारे मिलेंगे। लेकिन अगर उसको कुछ ट्रेंड्स देखने हैं कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है उसका ट्रेंड कैसा है, स्लोप कैसे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, जैसे मार्केट का ट्रेंड रहता है, ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे जा रहा है, तो उसी तरह से अगर पर्टिकुलर बिजनेस एनालिस्ट है उसको उस डेटा को रेफ़र करके इंफॉर्मेशन निकालनी है कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स उस डेटा को रेफ़र करके वो बनाएगा, चार्ट्स, ग्राफ और डैशबोर्ड्स वो बनाएगा। डैशबोर्ड्स मतलब क्या है कि मल्टीपल चार्ट्स रहेंगे, मल्टीपल जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रहेगी उस पर्टिकुलर डैशबोर्ड से रिलेटेड, वो सारी उस पर्टिकुलर एक ही डैशबोर्ड के अंदर यूज़र को दिखेगी। तो ये ऐसा नहीं कि मॉनिटरिंग का डैशबोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे मॉनिटरिंग के अलावा कुछ अलग अन्य अनवांटेड चार्ट्स भी है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर डैशबोर्ड वी कुड कॉल। प्रॉपर डैशबोर्ड मतलब जिसके अंदर ऐसे ही चार्ट्स या इंफॉर्मेशन रहेगी जो कि हमें
वो डैशबोर्ड देखने के बाद प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि हमें ये इस डैशबोर्ड में मॉनिटरिंग है, तो मॉनिटरिंग से रिलेटेड ही डिटेल्स मिलेगी एंड उससे रिलेटेड ही हम प्रॉपर डिसीजंस ले पाएंगे। अगर उसमें मिक्स एंड मैच कर दिया तो हमारे लिए मतलब यूज़र के लिए वो कन्फ्यूजिंग रहेगा कि यहाँ पे एक अलग ग्राफ दिख रहा है, वहाँ पे अलग ग्राफ दिख रहा है। तो यूज़र को ये वो समझ एक्चुअल ग्राफ ढूंढने में ही उसमें प्रॉब्लम या दिक्कत आ जाएगी। इसलिए वो एक रिलेटेड ग्राफ्स या रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही एक एक डैशबोर्ड के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं और मल्टीपल डैशबोर्ड हम बना सकते हैं एज पर द इंफॉर्मेशन रिलेटिविटी। ओके, तो ये हुआ हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। देन हम जाते हैं डेटा लाइफ साइकिल। अब डेटा लाइफ साइकिल मतलब क्या कि हम डेटा को किसने क्रिएट किया या फिर एक्वायर किया और उसको स्टोर कहाँ पे किया है। ऑर्गेनाइजेशन, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो किस तरह से स्टोर किया है, प्रॉपरली सिक्योरली स्टोर किया है नहीं, इफ़िशिएंटली वो पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर किया है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम इस डेटा स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। उसके बाद आता है डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी डिस्कस किया कि किस तरह से हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं एंड उसको प्रोसेस करके जो भी उसके इनसाइट्स है वो उनकी एनालिसिस करते हैं। उसके बाद अब डेटा प्रोसेसिंग भी हो गया, उसका एनालिसिस भी हो गया, सब कुछ हो गया प्रॉपरली। अब आता है हमारा पार्ट, नेक्स्ट आता है कि उस पर्टिकुलर अभी जो डेटा का ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया है तो उसको मुझे रखना है या डिस्पोज करना है। डिस्पोज करना मतलब कम्प्लीटली डिलीट करना है या उसको कुछ टाइम के लिए मुझे रखना है, क्योंकि अगर ऐसा ना होना चाहिए कि आगे जाके मुझे 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या फिर 2 साल के बाद उस पर्टिकुलर डेटा मुझे लगेगा। तो उसलिए मैं क्या करूँगा, उस डेटा को स्टोर करूँगा। अगर 100 GB का फाइल है और उसको मैं ऐसे ही स्टोर करके रखूँगा तो वो 100 GB स्पेस यूटिलाइज करेगा। करेक्ट। एंड वो डेटा मैं बहुत ही रेयरली यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसको आर्काइव कर दूँगा। कोई भी एक एक आर्काइवल फॉर्मेट चूज़ करूँगा, जीप वगैरह, जी जीप इस तरह का, एंड उसके अंदर वो पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करूँगा सो दैट वो जो पर्टिकुलर डेटा है वो एक जिप फाइल में रहेगा एंड इसका साइज़ 100 के बदले में भी 70 रहेगा या फिर 50 रहेगा, डिपेंड ऑन किस तरह का आर्काइवल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और उसके लिए डिस्पोजल पॉलिसी भी रहता है। जैसे मैंने डेटा को आर्काइव करके रखा है, लेकिन मैं ऐसे आगे जाके डिसाइड नहीं करूँगा कि लाइक अरे चलो 2 साल हो गए, अभी ये डेटा आर्काइवल वाला जो पड़ा है उसका कोई यूज़ नहीं, तो चलो डिलीट करो। तो मैं वो एक पॉलिसी डिफाइन कर दूंगा कि कब डिस्पोज करना चाहिए और ऑटोमेटिकली दैट डेटा शुड बी डिस्पोज। मैं जाके मैन्युअली नहीं चेक करने वाला कि चलो इसका डिस्पोजल डेट आ गया है नहीं है। अब ये डिस्पोजल डेट जो है वो हुआ एक पॉलिसी की कब डिस्पोज करना है। वैसे ही एक रिटेंशन का भी पॉलिसी रहता है कि मुझे वो कब तक मैं रिटेन कर सकता हूँ। अगर मैंने डेटा को डिलीट कर दिया या फिर मिस्टेकनली डिलीट हो गया मेरे साइड से, तो मैं कब तक उसको फिर से रिस्टोर कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर डेटा को। तो वो होता है आपका रिटेंशन पॉलिसी। अब ये रिटेंशन पॉलिसी में क्या है कि कुछ जो डेटाबेस है उसमें हम लोग आज डिलीट कर दिया तो कल को भी रिटेन कर सकते हैं, 1 महीने बाद भी रिटेन कर सकते हैं। लेकिन उसके चार्जेस भी आया कि जैसे जैसे हम लोग रिटेंशन पीरियड बढ़ाते हैं उसके चार्जेस भी उस तरह से बढ़ते हैं। तो बेसिकली जब भी हम लोग डेटा पे काम करते हैं तो बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है टू इंश्योर अवॉइड दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट कि गलती से डेटा डिलीट हो गया और फिर हमें रिटेंशन पॉलिसी का यूज़ करके डेटा को रिटेन करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आती है हमारे इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आज देखी
कि जैसे डेटा टाइप, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, डेटा क्वालिटी, डेटा गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी, बिग डेटा क्या होता है, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है। अब ये सारे जो कॉन्सेप्ट है हमने एक इंट्रोडक्टरी देख लें। जब हम एक्चुअल में इनको डीप डाइव करेंगे तो आपको वो ये सारे कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज है, जैसे हमने आज की वीडियो में देखा हडूप, स्पार्क, या फिर ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए भी टैब्ल्यू या पावर बीआई वाले जैसे टूल है, या फिर डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी कुछ अलग अलग टूल्स है। तो वो टूल्स और लैंग्वेजेस है जैसे पाइथन वगैरह, तो वो सारे हम डीप में देखेंगे कि कैसे करते हैं। क्योंकि मैंने हाई लेवल पे तो बता दिया कि हम अनवांटेड डेटा हटाएंगे एंड फिर एक्चुअल डेटा दे देंगे, लेकिन अनवांटेड डेटा हटाएंगे कैसे, तो उसके लिए यही टूल्स और टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करेंगे। तो वो हम आगे के वीडियोस में डीप डाइव कर लेंगे। आज के लिए थैंक यू। अगर कुछ क्वेरीज रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से आपको आगे जाके बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस डिटेल में पता चलने वाले हैं रिगार्डिंग डिफरेंट डेटा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, लैंग्वेजेस एंड टूल्स। ओके, थैंक यू।